तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर नंबर 5 ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो पिछले लेक्चर में जो है हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ कवर किया था और जितने भी हमने न्यूटन्स के लॉज पढ़े थे उस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लिए थे। जैसे नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स के बारे में हमने थियोरिटिकली तो पढ़ लिया था, बट उसके एप्लीकेशंस अभी तक हमने समझे नहीं थे। तो उसे कैसे अप्लाई करते हैं उनके कॉन्सेप्ट्स को, वो भी हमने वहाँ पे देख लिया था। तो आज जो है मैं थोड़ा अच्छे एग्जांपल्स लेने के मूड में हूँ। तो कुछ बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल्स आज हम करेंगे, मतलब उतने भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं रहेंगे। जेई मेन के लेवल को टच करने वाले एग्जांपल्स रहेंगे। जेई एडवांस्ड के लेवल के मैं साथ में भी लेता रहूँगा, और हो सके तो मैं क्या करूँगा, एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की, जिसमें मैं सारे एडवांस्ड एग्जांपल्स लेके रखूँगा। जैसे पहले भी मैंने है ना न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स ले रखे हैं। जैसे फिजिक्स गैलेक्सी बुक से मैंने दो शायद अनसॉल्व न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से क्वेश्चंस लिए थे। एक तो मंकी वाला था, उसे भी मैं शायद क्लास इल्यूस्ट्रेशन में कवर करूँगा। और एक था हमारा वो एक पुली ब्लॉक सिस्टम का प्रॉब्लम था। तो पुली ब्लॉक सिस्टम तो हम एक अलग से पहले उसकी थ्योरी भी कवर करेंगे, उसके बाद उस पर क्वेश्चंस लेंगे। तो फिलहाल तो जो हमने नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स को एकदम सिंपली सीखा है, उसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे। तो आपको मैंने एक ऐसे करके एक एफबीडी बनाने बोली थी। ऐसे करके मैंने दो इंक्लाइंड प्लेन्स आपको दिए थे। इसका एंगल मैंने बीटा, इसका एंगल मैंने अल्फ़ा बोला था, और इसके बीच में ऐसे करके एक स्फीयर दे दिया था। तो इस पे मैंने आपको नॉर्मल फोर्सेस दिखाने बोले थे, इसकी पूरी एफबीडी बनाने बोली थी। तो इस पे ही ऐसे टाइप का एक हम प्रॉब्लम लेते हैं। तो देखो, ऐसे हमें दिया हुआ है, इसमें ऐसे करके एक स्फीयर बीच में अटकाया हुआ है। ये थोड़ा अच्छा नहीं बना है, आप बना लेना अच्छे से। तो ऐसे करके एक स्फीयर अटका हुआ है, ये इसका सेंटर है। थोड़ा गलत बन गया है तो वो आप देख लेना, सिमेट्रिक नहीं बना है, बट आप खुद बना सकते हो अच्छे से। तो ये एंगल हमें गिवन है अल्फ़ा, और ये एंगल हमें गिवन है बीटा। ये एंगल अल्फ़ा है, ये एंगल बीटा है। तो यहाँ पे हमें इसमें बोला है कि फाइंड ऑल दी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमें फाइंड करना है, यानी जो भी सरफेसेस कांटेक्ट में उनके बीच में जो भी फोर्सेस लग रहे हैं वो हमें फाइंड करना है, यानी नॉर्मल फोर्सेस फाइंड करने हैं। सिंपली इसका मतलब यही है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इजीली हम हैंडल कर सकते हैं। इसका मास हमें गिवन है m। तो अब आप इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हैंडल कर सकते हो। पहले तो आप यहाँ से ये जो सरफेस है इसके साथ ये कांटेक्ट में है, तो ज़रूर ये वाली सरफेस इसे ऐसे करके पुश कर रही होगी। और ये मैंने आपको थ्योरी जब पढ़ा रहा था तभी मैंने ये बता दिया था, इसकी जब हमने एफबीडी बनाई थी तब मैंने बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो है हमेशा सेंटर ऑफ द स्फीयर से पास करता है। तो मान लो कि इसने जिस फोर्स से पुश किया है वो हमें दिया है n2। दिया नहीं, मतलब हम मान लेते हैं n2 है, हमें तो इसकी वैल्यू निकाल ली है ना, हमें इसके नाम से कोई मतलब नहीं है। अब इसे r s कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। और ये वाला जो कॉन्टैक्ट सरफेस है ये इसे पुश कर रहा है ऐसे करके किसी फोर्स n1 से। अब मैंने ये आपको एफबीडी बनाते समय भी सिखाया था कि ये एंगल अगर बीटा है तो ये एंगल बीटा होगा, और ये एंगल अगर अल्फ़ा है तो ये एंगल भी अल्फ़ा होगा। अब मैं इसे एक बार वापस रिपीट भी कर देता हूँ। देखो, ये एंगल हमें अल्फ़ा गिवन है, और ये एंगल पूरा 90 डिग्री है ना। तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फ़ा, राइट। ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये अल्फ़ा है तो ये 90 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। और ये हमें यहाँ से पता है कि ये भी एंगल कितना है, 90 है। तो ये बचा हुआ एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। तो ये और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगा। और इसी तरीके से ये 90 माइनस बीटा होगा, ये क्योंकि 90 है तो ये बीटा होगा, तो ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है तो ये भी बीटा हो जाएगा। तो ये मैंने एफबीडी जब मैंने बनाना सिखाया था तब उसमें भी अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी सा है। तो ये अगर हमने कर लिया तो अब हम इजीली इसकी एफबीडी बना सकते हैं और इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो पहले तो इसकी एफबीडी बनाओ। तो एफबीडी कैसे बनाओगे, देखो। पहले तो इसका वेट इसके तरफ, नीचे की तरफ एक्ट करेगा इसके ऊपर, mg। और ऐसे करके n1 लग रहा है, ऐसे करके n2 लग रहा है। सॉरी, ये n2 है, नहीं n1 ही है ये। और ये ऐसे करके n2 लग रहा है। ये ऐसे वर्टिकल है,
ये एंगल हमें पता है अल्फ़ा और ये एंगल हमें पता है बीटा। तो इसका इन दोनों का यहाँ पे एक कंपोनेंट बनेगा, n1 का बनेगा n1 cos अल्फ़ा और n2 का बनेगा यहाँ पे n2 cos बीटा। तो आज के इस लेक्चर में मैं क्वेश्चन ही देने वाला हूँ। तो ये जो n2 है सॉरी n1 है, इसका ये cos अल्फ़ा बना है, तो इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे बनेगा इसका n1 sin अल्फ़ा और ऐसे n2 का ये cos बीटा है, तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसे बनेगा n2 का sin बीटा। तो ये हमारी FBD बन चुकी है। अब हम इस पे न्यूटन्स लॉज अप्लाई करेंगे। ये हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारा ये स्फीयर इक्विलिब्रियम पे है, ये कहीं पे मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट पे है। तो हम इजीली यहाँ से सारे डायरेक्शन में जो है फोर्सेस को इक्वल कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे फोर्सेस इक्वल होंगे, राइट लेफ्ट फोर्सेस इक्वल होंगे, ऐसे अलोंग द प्लेन फोर्सेस इक्वल होंगे। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन में हमें ऊपर नीचे फोर्सेस दिख रहे हैं। यहाँ पे n1 sin अल्फ़ा है और n2 sin बीटा है। तो हम क्या कह सकते हैं, n1 sin अल्फ़ा विल बी इक्वल टू n2 sin बीटा। तो n1 sin अल्फ़ा वुड बी इक्वल टू n2 sin बीटा। अगर ये ना होता तो ये किसी ना किसी डायरेक्शन में ऐसे धक्का दे देता हमारे इसको, बट वो नहीं कर रहा है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है। तो ये दोनों तरफ के फोर्सेस इक्वल होने चाहिए। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। और साथ ही में हम ऐसे ये ऊपर नीचे के फोर्सेस इक्वल कर सकते हैं। n1 cos अल्फ़ा प्लस n2 cos बीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट ऑफ द स्फीयर दैट इज mg। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब दो वेरिएबल्स हैं n1 n2, तो उसके लिए हमारे पास दो इक्वेशंस भी आ चुकी है। तो एक एक करके हम n1 और n2 की वैल्यू को यहाँ से निकाल के इसमें पुट करके आराम से अपने आंसर्स निकाल सकते हैं। तो पहले तो ये आप n1 को क्या लिख सकते हो, n2 sin बीटा अपॉन sin अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो हम n1 को क्या लिख देंगे, n1 को हम यहाँ पे लिख देंगे n2 sin बीटा अपॉन sin अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस n2 cos बीटा। दिस मस्ट बी इक्वल टू mg। अब यहाँ से क्या कह सकते हैं, देखो n2 को हमने अगर कॉमन लिया तो sin बीटा अपॉन sin अल्फ़ा में तो कोई रिलेशन नहीं होगा, बट cos अल्फ़ा अपॉन sin अल्फ़ा क्या होगा, हमारा cot अल्फ़ा हो जाएगा। तो sin बीटा cot अल्फ़ा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से इजीली हम यहाँ पे n2 की वैल्यू को लिख सकते हैं mg अपॉन sin बीटा cot अल्फ़ा प्लस cos बीटा। अब आप इसे अलग से फॉर्म में भी लिख सकते थे। अगर हम cot अल्फ़ा नहीं लिखते तो हम इजीली यहाँ पे ये भी कह सकते थे cot अल्फ़ा, ये देखो ये sin अल्फ़ा को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते और उस हिसाब से भी लिख सकते थे अगर चाहते तो, बट हम इस तरीके से भी इसे छोड़ सकते हैं। तो आप जिस तरीके से छोड़ना चाहो उस तरीके से इसे लीव कर सकते हो, क्योंकि ये तो रेशियोज़ ही हैं तो उनमें उतना ज़्यादा हमें कोई मारा मारी करने की ज़रूरत नहीं है, इधर हम छोड़ सकते हैं। तो n2 की वैल्यू तो एक ये हो गई। तो अब यहाँ पे n2 तो निकल गया। अब यहाँ पे n2 को जो है हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो n2 को लिख सकते हैं n1 sin अल्फ़ा अपॉन sin बीटा। तो लिखो पहले तो n1 cos अल्फ़ा प्लस n1 sin अल्फ़ा अपॉन sin बीटा इंटू cos बीटा विल बी इक्वल टू mg। तो यहाँ से वापस हमारे पास n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप यहाँ पे n1 को कॉमन लोगे तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा cot बीटा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी n1 की वैल्यू विल बी इक्वल टू mg अपॉन cos अल्फ़ा प्लस sin अल्फ़ा cot बीटा। तो ये हमारे पास n1 की भी वैल्यू आ गई है। आप इसे डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, बट मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है। अलग तरीके से भी इसे लिखा जा सकता है, बट कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ पे एक
इस तरीके का भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे हैंडल कर लिया है। तो इस क्वेश्चन से भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी। आप इस ऐसे टाइप के अगर अरेंजमेंट दिया होगा तो उसकी एफबीडी कैसे बनाओगे, आप एंगल्स को कैसे निकालोगे, ये सब हमने इसमें सीखा। और साथ ही में न्यूटन्स लॉज अप्लाई करना तो सीखा ही है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऐसा चैप्टर है जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा है, थ्योरी बहुत कम है। तो हम क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि थ्योरी तो इसमें बहुत ज़्यादा ही कम है। आप इसे एक और बेटर फॉर्म में कैसे लिख सकते थे, यहाँ पे जो हमने इसे कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन अल्फ़ा को सीधा कॉट अल्फ़ा लिया, उसके जगह हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे साइन अल्फ़ा को इससे मल्टीप्लाई कर देते, यानी एलसीएम ले लेते। तो नीचे तो हमारे पास साइन अल्फ़ा ही बच जाता। तो n2 को हम एक और तरीके से लिख सकते थे। n2 को हम ऐसे लिख सकते थे कि साइन अल्फ़ा नीचे रहता तो ये mg से मल्टीप्लाई हो जाता, तो mg साइन अल्फ़ा। और यहाँ पे अगर आप एलसीएम लेते तो कॉस बीटा से हमारा साइन अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाता, तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता साइन बीटा कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा साइन अल्फ़ा। तो इसे हम साइन अल्फ़ा प्लस बीटा भी लिख सकते थे। तो नीचे हमारा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाता। ये हमने ट्रिगोनोमेट्री से ऐसे टाइप का रिजल्ट निकाला। तो ये भी आप कर सकते थे, बट ऐसे भी छोड़ सकते हो, जैसे मर्जी हो वैसे छोड़ सकते हैं हम इसे। तो यहाँ पे एक और स्ट्रिंग टेंशन पे बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको हर एक अच्छे टीचर के लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस में ये भी गिनती में आते हैं उनके। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और अच्छा है, ये कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए एक बढ़िया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने भी सोचा कि इस टाइप का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें इस टाइप का एक सिस्टम दिया हुआ है। दो पहले तो स्ट्रिंग्स ऐसे स्लैंटिंग में लटके हुए हैं, फिर उससे एक और छोटा सा स्ट्रिंग ऐसे लटका हुआ है इनसे जुड़ के। तो यहाँ पे हमें गिवन है कि ये पूरा सिस्टम इस तरीके से इक्विलिब्रियम पे है, और तीनों स्ट्रिंग्स जो हैं ये तीनों स्ट्रिंग्स भी आइडियल स्ट्रिंग्स हैं, मतलब इनका कोई भी खुद का मास नहीं है और ये इनएक्सटेंसिबल है। तो ये हमें गिवन है इसमें, और एक 20 kg का ब्लॉक इस तरीके से लटका हुआ है। ये पूरा सिस्टम गिवन है कि इक्विलिब्रियम पे। तो हमें बोला है फाइंड टेंशन इन ऑल द स्ट्रिंग्स। तो इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हैंडल कर सकते हैं। अब आप खुद भी ट्राई करना, क्योंकि मैं इस मतलब टेंशन वगैरह लिखवाना तो आपको सिखा ही चुका हूँ, तो खुद भी ट्राई अब कर ही सकते हो। तो पहले तो इस वाले स्ट्रिंग में मान लो कि टेंशन T1 है, तो इधर T1 लगेगा। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसे भी ये पुल कर रहा होगा टेंशन T1 से। इस वाले स्ट्रिंग में मान लो टेंशन कुछ T2 है, तो ये ऐसे T2 यहाँ पे पुल कर रहा होगा, यहाँ पे पुल कर रहा होगा। फिर इस वाले में मान लो कुछ टेंशन T3 है, तो इधर ऐसे पुल कर रहा होगा और इधर भी ऐसे पुल कर रहा होगा। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे हमेशा टेंशन अपनी तरफ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स को खींचता है, ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार। तो यहाँ पे देखो, इसमें हम अगर चाहें तो ये पॉइंट के अबाउट एंगल्स हम निकाल सकते हैं। ये एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री, और यहाँ से ऐसे करके एक लाइन बनाए तो ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी, है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है इसके। तो ये एंगल 37 डिग्री है, ये 90 है, तो ये हमारा 53 डिग्री हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये एंगल 53 है, ये 90 है, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली 37 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमने निकाल लिया। तो पहले तो आप क्या बनाओ, ये 20 kg वाले की एफवीडी बनाओ। तो 20 kg वाले पे नीचे की तरफ पहले तो इसका वेट एक्ट कर रहा होगा इस तरीके से 200, और ऊपर की तरफ इसके ऊपर T1 एक्ट कर रहा है। तो ये क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो हम इजीली कह सकते हैं कि T1 की वैल्यू आ गई है 200 न्यूटन। तो एक स्ट्रिंग में हमने टेंशन आराम से निकाल लिया, T1 दैट इज़ 200 न्यूटन। अब जो है, आप जानते हो कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है, तो हर एक पॉइंट भी रेस्ट पे होगा। तो ये वाला जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ये भी रेस्ट पे होगा। तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो भी फोर्सेस लग रहा है उसे हम अगर दिखाएं, मान लो कि हम इस पॉइंट को B बोल दो, इस पॉइंट B की अगर FBD बनाए, तो इस पे पहले तो ऊपर की तरफ ऐसे करके टेंशन T2 लग रहा है, ऐसे करके टेंशन T3 लग रहा है, और नीचे की तरफ इस पे T1 लग रहा है। और हमने एंगल्स अभी अभी निकाले, ये एंगल हमें मिला 37 डिग्री और ये एंगल हमें मिला 53 डिग्री। तो हम यहाँ पे चाहे तो आराम से FBD बना सकते हैं। इन दोनों का कॉस 53 डिग्री, T3 का कॉस 53 डिग्री आएगा इस दिशा में, और साथ ही में T2 का कॉस 37 डिग्री भी आएगा ऊपर की तरफ। और
कॉस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दोनों का साइन बनेगा। दोनों के हम कंपोनेंट्स तोड़ रहे हैं, तो कॉस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में T2 का बनेगा साइन 37 डिग्री, और यहाँ पे T3 cos 53 के बिल्कुल परपेंडिकुलर में बनेगा T3 का साइन 53 डिग्री। तो अब इजीली हम इस पॉइंट के अबाउट भी न्यूटन्स लॉज अगर लगाएं तो लेफ्ट में जितना फोर्स है उतना ही राइट में होगा, तो T3 साइन 53 डिग्री विल बी इक्वल टू T2 साइन 37 डिग्री। तो साइन 53 और साइन 37 अगर किसी को पता नहीं कैसे निकालता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। ये जो आपने 3 4 5 वाला ट्रायंगल ज़रूर पढ़ रखा होगा, तो ये मान लो 3 है, ये एंगल मान लो 4 है, एंगल नहीं साइड 4 है, ये साइड 3 है, तो ये 5 होगा। तो 3 के सामने जो एंगल होगा वो छोटा वाला एंगल होगा, दैट इज़ 37 डिग्री। 4 के सामने वाला बड़ा वाला एंगल होगा 53 डिग्री, और ये बचा हुआ तो 90 होगा। तो यहाँ पे आप आराम से अब साइन कॉस का रेशियो लगा के सब कुछ निकाल सकते हो। तो पहले हमें बोला है T3 साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री यहाँ से अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो साइन 53 डिग्री होगा 4/5, तो 4T3/5 विल बी इक्वल टू T2 साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री 3/5 होगा, तो T2 3T2/5, 5 तो कैंसिल हो गया हमारे पास। यहाँ से T3 को हम कह सकते हैं 3T2/4, तो ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया। और एक और इक्वेशन हम ऐसे वर्टिकल डायरेक्शन में लिख सकते हैं जिसमें T3 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री विल बी 3/5 प्लस T2 cos 37 डिग्री, T2 cos 37 डिग्री विल बी 4T2/5, दैट विल बी इक्वल टू T1 हमें ऑलरेडी पता है 200 न्यूटन। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, T3 को हम 3T2/4 लिख सकते हैं, तो T3 को 3/5 3T2/4 प्लस 4T2/5 विल बी इक्वल टू 200। तो यहाँ से हमारे पास आ रहा है 9T2 प्लस 4T2, सॉरी यहाँ पे इधर 20 है और इसके नीचे 5 है, तो ये नहीं है, ठीक है। तो ये इक्वल है 200 के। अगर हम यहाँ पे एलसीएम ले तो 20 आ जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे आपको 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 9 + 16T2 कितना हो जाएगा हमारा, 9T2 + 16T2 विल बी इक्वल टू 25T2, और ये नीचे 20 था तो 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4000। तो यहाँ से T2 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं 4000/25, 160 न्यूटन। ये अच्छे से लिख देता हूँ, T2 विल बी इक्वल टू 160 न्यूटन, 4000/25 आ जाएगा 160 न्यूटन। T2 की वैल्यू मिल गई, तो अब इजीली यहाँ पे हम T3 भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे 160 लिख दो, T3 विल बी 3 × 160/4, तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 × 40 विल बी इक्वल टू 160, तो T3 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 120 न्यूटन। तो आप यहाँ पे अगर चाहो तो इस चीज़ को वेरीफाई भी कर सकते हो। T3 और T2 की वैल्यू इधर ऊपर नीचे लिखो और देखना कि ये T1 के इक्वल आएगा। तो हम इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को भी इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो होप करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और आप खुद भी शायद सॉल्व कर पाए रहोगे। अगर ये नहीं पता था तो यहाँ पे मैंने ये भी बता ही दिया है। वैसे तो ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है 9th 10th में ही। तो जितना मैंने टेंशन और नॉर्मल फोर्स पे उनके इक्विलिब्रियम पे बेस्ड क्वेश्चंस करा दिए, तो उससे मुझे ये तो नहीं लगता कि आप इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस मिस कर पाओगे। तो अभी जो है हम थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि खुद भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। आई नो मैं हमेशा बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन लेंगे, तो क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर एक अच्छे टीचर के इल्यूस्ट्रेशन में मिल ही जाएगा। तो
ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा ही स्टैंडर्ड है, आपने हर जगह देख रखा होगा अगर आपने पढ़ रखा है न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हमें क्या कह देते हैं, ऐसे करके एक स्ट्रिंग लटका देते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये एक हमारे पास गिवन है कि ये स्ट्रिंग है, ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर पे ही इसका वेट एक्ट करेगा, ये आपको पता होगा। ये एंगल हमें गिवन है थीटा, और ये एंगल भी हमें गिवन है थीटा, मतलब ये राइट लेफ्ट सिमेट्री है इसमें, मतलब इस यहाँ के अबाउट और यहाँ के अबाउट ये जो है सिमेट्रिक है ये स्ट्रिंग। यहाँ पे ये जो रोप है ये हमें गिवन है एम मास की रोप है, और साथ ही में ये एक यूनिफॉर्म रोप है। एम मास की क्या है, यूनिफॉर्म रोप है, मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये कुछ ज़्यादा डेंस है यहाँ पे कम डेंस है, ऐसा नहीं है। हर जगह डेंसिटी भी सेम है, हर जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन भी एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, और ये गिवन है कि ये पूरा जो सिस्टम है इक्विलिब्रियम पे है। तो हमें यहाँ पे कुछ सवाल पूछे गए हैं, हो सकता है ये ज़्यादातर लोगों से खुद से नहीं ही होगा, मतलब 99% लोगों से तो ये खुद से नहीं होगा, तो मैं एक एक करके हर एक सवाल आपसे करवाऊँगा। तो पहले तो हमें यहाँ पे बोला है कि ये पॉइंट ए अगर गिवन है, ये पॉइंट अगर बी गिवन है, ये पॉइंट हमें सी गिवन है, तो आपको बोला है कि फाइंड टेंशंस एट पॉइंट्स ए बी एंड सी। तो हमें ए बी और सी पॉइंट पे टेंशन निकालने बोला है। तो देखो ये मासलेस स्ट्रिंग नहीं है, तो हर जगह पे टेंशन इक्वल नहीं होगा। मासलेस स्ट्रिंग का जो हम केस जानते हैं उसमें तो हमें ये पता था, क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है तो हर एक पॉइंट पे टेंशन इक्वल होगा, बट इसमें यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा, यहाँ पे टेंशन कुछ और होगा। हर जगह टेंशन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होगा, हर जगह टेंशन अलग अलग होगा। तो अगर हम ये पूरे स्ट्रिंग की एफबीडी अगर बनाना चाहे तो देखो हम क्या करेंगे, पहले तो ऐसे करके ये पूरा स्ट्रिंग ले लो। यहाँ पे मैं इसकी एफबीडी नहीं बना रहा हूँ, एक तरीके से मैं सारे फोर्सेस को डायमेट्रिकली यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ एक डायग्राम के थ्रू। एफबीडी बनाएंगे तो हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाए, तो उससे अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि एक डायग्राम से मैं शो कर दूँ। ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के यहाँ पे तो mg एक्ट करेगा, इसका वेट इसके सेंटर पे नीचे की तरफ ऐसे एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे एक फोर्स तो हमने दिखा दिया। अब साथ ही में यहाँ से मान लो ये जो स्ट्रिंग है, ये आप जानते हो कि स्ट्रिंग टेंशन हमेशा पुलिंग होती है, तो ज़रूर इस सीलिंग को ये ऐसे नीचे की तरफ किसी टेंशन से ऐसे पुल कर रहा होगा। तो इस पॉइंट बी पे मान लो कि टेंशन जो है वो कुछ TB है, और इस पॉइंट ए पे जिससे ये जो सीलिंग को हमारा ये स्ट्रिंग ऐसे करके नीचे की तरफ पुल कर रहा है, वो टेंशन हमें पता है, लेट से TA है, इतना हमें पता है। तो हम यहाँ पे ऐसे करके अगर हम स्ट्रिंग को देखें तो स्ट्रिंग पे टेंशन किस तरीके से लग रहा होगा, तो स्ट्रिंग तो सीलिंग को अपने तरफ ऐसे करके खींच रही है, तो स्ट्रिंग को जो है हमारा सीलिंग भी ऊपर की तरफ ऐसे करके पुल कर रहा होगा विद टेंशन TB। तो हम ऐसे करके यहाँ पे दिखा सकते हैं TB। अब देखो ये न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। अगर स्ट्रिंग जो है सीलिंग को नीचे की तरफ TB टेंशन से पुल कर रहा है, तो ज़रूर यहाँ पे हमारा जो सीलिंग है ये भी इसे TB टेंशन से ऊपर की तरफ ऐसे पुल कर रहा होगा। सिमिलरली इस पॉइंट पे भी यही केस होगा, TA टेंशन से इस तरफ पुल कर रहा होगा हमारा सीलिंग स्ट्रिंग को, क्योंकि हम यहाँ पे स्ट्रिंग के एफबीडी बना रहे हैं, हमें स्ट्रिंग पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो दिखाना है, ना कि स्ट्रिंग के वजह से सीलिंग पे जो एक्ट कर रहे हैं। ये जो नीचे की तरफ जो TB लग रहा है ये तो सीलिंग के ऊपर स्ट्रिंग के वजह से लग रहा है, बट हमें एफबीडी किसकी बनानी है यहाँ पे, स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग पे जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं वो दिखाना है, ना कि स्ट्रिंग के वजह से जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम A और B को बस यहाँ पे देखें, इन पे जो टेंशन लग रहा है, तो यहाँ पे तो इतने ही फोर्सेस लग रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स ब्रेक कर लेंगे। तो ये एंगल अगर हमें थीटा गिवन है, तो यहाँ से अगर हम इस वर्टिकल को ऐसे एक्सटेंड करें तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। सिमिलरली इसे भी एक्सटेंड ऐसे करेंगे
तो ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट हो जाएंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो पहले तो टी बी का इस दिशा में ऐसे करके आ जाएगा, टी बी का कॉस थीटा, टी ए का इस दिशा में ऐसे आ जाएगा, टी ए का कॉस थीटा, और ऐसे करके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर दिशा में ये टी बी का साइन थीटा आ जाएगा, और टी ए का भी साथ में ऐसे करके साइन थीटा आ जाएगा। तो अब देखो, हमने पहले तो इस पूरे डायग्राम पे सारे फोर्सेस शो कर दिए जो हमारे स्ट्रिंग पे एक्ट कर रहे हैं। अब चाहे तो हम यहाँ पे इजीली सब कुछ कर सकते हैं, एक पॉइंट से पूरा रिप्रेजेंट करके हम इसे दिखा सकते हैं चाहे तो हमने मान लो कि इस पूरे स्ट्रिंग को एक पॉइंट से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। तो नीचे की तरफ तो इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है, ऊपर की तरफ ऐसे करके लग रहा है टी ए साइन थीटा प्लस टी बी साइन थीटा, राइट में लग रहा है टी बी का कॉस थीटा, और लेफ्ट में लग रहा है टी बी का टी ए का कॉस थीटा। इस पॉइंट पे आप अगर टेंशन दिखाओ भी तो यहाँ पे इधर जो टेंशन लगेगा और इधर जो टेंशन लगेगा वो इक्वल हो जाएगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो अब आप ये भी अभी सोच रहे होगे कि सर सी पॉइंट पे फिर हम टेंशन कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो हम देखेंगे आगे। अभी जो है हम बी ए और बी पॉइंट्स पे पहले निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखो हमने एफ बी डी बना ली है, ये टी और टी बी भी शो ही कर दो, ज़रूरी नहीं है बट कर देते हैं क्योंकि इनसे ही तो निकला है ये। तो ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो अब यहाँ पे आप ऊपर नीचे और लेफ़्ट राइट फोर्सेस क्या कर सकते हो, इक्वल कर सकते हो, क्योंकि गिवन है कि हमारे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम पे है। तो यहाँ से हमारे पास पहले तो इससे, और अगर हम इसे इक्वल करेंगे तो आएगा टी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू टी बी कॉस थीटा। तो कॉस थीटा तो कैंसिल हो जाएगा, और इससे हमारे पास एक चीज़ आ जाएगी कि टी ए जो है वो टी बी के इक्वल है। तो ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया रिलेशन आ गया है जिससे हम इजीली अब सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब ये चीज़ जो है, आप अगर यहाँ पे ये चीज़ नहीं करते तो भी आप गेस कर सकते थे। हमें पता है कि ये लेफ़्ट राइट सिमेट्री है इस स्ट्रिंग में, तो यहाँ पे जो इधर टेंशन लगेगा और यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वो इक्वली होना चाहिए, क्योंकि सिमेट्रिक है ना इन दोनों एंड्स के अबाउट। जो हमारा ये स्ट्रिंग है ये सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा वही यहाँ पे लगना चाहिए। बाई सिमेट्री भी हम ये कह सकते थे, बट यहाँ पे हमने प्रूव भी कर दिया है। तो अगर प्रूव ना करते तो हम सीधा भी कह सकते थे बाई सिमेट्री कि टी ए टी बी के इक्वल होगा। तो अब देखो ये तो आ ही गया। अब हम इजीली यहाँ पे टी ए साइन थीटा प्लस टी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे टी बी को टी ए पुट कर दो, तो यहाँ पे टू टी ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी। तो यहाँ पे हमारे पास टी ए की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एम जी बाई 2 साइन थीटा। और हमें ये भी पता है कि टी और टी बी इक्वल है, तो टी बी की भी वैल्यू यही हो जाएगी। तो टेंशन एट पॉइंट्स ए एंड बी आर इक्वल एंड देयर वैल्यूज़ आर एम जी बाई 2 साइन थीटा। तो होप करता हूँ ये वाला तो आपको पार्ट समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन का। अब जो है सी पॉइंट पे हम टेंशन कैसे निकालें। अगर हम इस पूरे स्ट्रिंग को अगर हम मान लेंगे, तो पूरे स्ट्रिंग को अगर आप मान लोगे तो सी पॉइंट पे ऐसे इस तरफ टेंशन लग जाएगा टी सी, और क्योंकि ये इस तरफ और इस तरफ सिमेट्रिक है तो इस तरफ भी टेंशन ऐसे करके टी सी लग जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो हमारी टी सी की वैल्यू आ ही नहीं पाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बस हाफ ऐसे इस हाफ पार्ट को कंसिडर करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस किसी एक पार्ट को हम यहाँ से रब कर देंगे। तो मान लो हमने ये लेफ़्ट वाले पार्ट को अगर हटा दिया, तो यहाँ पे हम कैसे बना सकते हैं, इसे ऐसे करके बना सकते हैं। वो लेफ़्ट वाला पार्ट हम क्या मान लेंगे कि इस हाफ वाले पार्ट पे इस तरफ टेंशन ऐसे टीसी अप्लाई करेगा, तो हम उससे टीसी आराम से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे बस एक पार्ट ऐसे बना देंगे। हम क्या मान लेंगे यहाँ पे कि ये वाला पार्ट जो है इस पे टीसी टेंशन अप्लाई कर रहा है, और उससे हम आराम से टीसी को निकाल लेंगे। तो ये हमारा सी पॉइंट है। अब बाई सिमेट्री ये अगर हमें गिवन है कि ये जो रोप है ये यूनिफॉर्म है,
तो अगर हमने इसमें से इसका आधा हिस्सा हटा दिया तो ज़रूर जो आधा हिस्सा होगा उसका मास उसका हाफ होगा, पूरे हिस्से का हाफ होगा। तो पहले जो मास था वो m था, तो बचे हुए हिस्से का मास कितना हो जाएगा, उसका हाफ, दैट इज़ m/2। तो इसके सेंटर पे मान लो ये इसका सेंटर है, तो यहाँ पे ऐसे करके m/2g लग रहा होगा, तो mg/2 यहाँ पे इसका वेट ऐसे करके एक्ट कर रहा होगा। अब ये पॉइंट B है, तो इस पे भी ऊपर के तरफ ऐसे करके टेंशन लग रहा है TB का साइन थीटा, और ऐसे राइट साइड में लग रहा है TB का कॉस थीटा। ये हम जो हमने पहले जो FBD बनाई है उससे निकाल ले रहे हैं। अब देखो ये पॉइंट C जो है, इस पे पहले तो अगर हम पूरी स्ट्रिंग को देख रहे थे तो यहाँ पे भी टेंशन लग जा रहा था और यहाँ पे भी टेंशन लग जा रहा था, तो वो क्या हो जा रहे थे, कैंसिल हो जा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि ये पूरे स्ट्रिंग पे जो है ये वाला जो हिस्सा है वो इस तरीके से ऐसे करके टेंशन TC लगा रहा है, और ये TC जो है हॉरिजॉन्टल होगा। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल क्यों होगा, क्योंकि ऐसे करके हमारी स्ट्रिंग है, तो TC जो है एकदम टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस तरीके से लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे जो दिखाया है ये बिल्कुल गलत तरीका है TC को दिखाने का। हमारा TC जो होगा ऐसे करके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस पॉइंट C पे इस तरफ एक्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, बस हाफ स्ट्रिंग को ले लिया और हमने मान लिया कि ये जो हाफ स्ट्रिंग है इसके वजह से जो है C पॉइंट पे जो टेंशन लग रहा है वो लग रहा है इस दिशा में TC। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसकी FBD बना सकते हैं। तो FBD बना दो। पहले तो नीचे की तरफ ऐसे करके mg/2 लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है TB साइन थीटा, यहाँ पे लग रहा है TC, यहाँ पे लग रहा है TB का कॉस थीटा। तो हमें TB की वैल्यू पता है mg/2 साइन थीटा है, तो हम इजीली यहाँ से टेंशन एट पॉइंट C भी निकाल सकते हैं, विच विल बी इक्वल टू mg cos थीटा बाय 2 साइन थीटा। तो यहाँ पे इजीली हमने पॉइंट C पे टेंशन कैसे निकाले ये भी देख लिया। अगर ये वाला हिस्सा समझने में किसी को कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो वो आराम से मुझे कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकता है, मैं आराम से आपको बता दूंगा, क्योंकि हो सकता है ये किसी को ये समझने में डिफ़िकल्टी आ रही हो। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे, बट फिर भी हो सकता है किसी को डिफ़िकल्टी आ रही हो। तो आज जो है हमने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे लिए, जो कि स्टैंडर्ड ही थे बट अच्छे थे। हमारी थिंकिंग कैपेबिलिटी को बिल्ड करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस करना ज़रूरी था।